लॉ ज्ञान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सीरीज, जिसमें क्वेश्चन लेते हैं और उसका आंसर देखते हैं कैसे लिखना है, और उसके साथ ही मैं पॉइंट्स बताता चलता हूं आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था। प्रस्ताव क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये उसी का सेकंड पार्ट आप मानिए। इसमें भी प्रस्ताव के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो क्या है, किस प्रकार एक प्रस्ताव दिया जा सकता है, इसके प्रति संग्रहण और स्वीकृत की प्रक्रिया बताइए। मतलब प्रस्ताव प्रपोजल कैसे दिया जाता है और उसका रिवोकेशन कैसे होता है या फिर उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होती है, ये बताना है। डाक या टेलीफोन द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है उसके बारे में टिप्पणी कीजिए। मतलब डाक द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है, टेलीफोन द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है, उस पर क्या नियम है, क्या कानून है, आपको ये बताना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से केवल आता है तो भी आपको, जो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई थी प्रस्ताव की परिभाषा, जो धारा 2A का भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में दी थी, वो लिखनी है। ठीक है। तो पहले आप वो लिख लेंगे जो धारा 2 का में दी है परिभाषा, और उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे कि ये पूछ रहा है किस प्रकार प्रस्ताव दिया जा सकता है। तो धारा 3 के अनुसार प्रस्तावना की जो संसूचना होती है, जो प्रस्ताव या प्रस्तावना शब्द प्रयोग करते हैं, वो कोई कार्य करके दी जा सकती है या कोई लोभ करके दी जा सकती है। ठीक है। या तो किसी एक्ट के द्वारा या किसी ओमिशन के द्वारा वो कम्युनिकेशन हो सकता है। अब ये कार्य या लोभ कैसा होना चाहिए ये बताते हैं। ये कार्य या लोभ ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर लगता हो कि प्रस्तावक प्रस्तावना की संसूचना युक्त युक्त ढंग से देना चाहता है। इस कार्य या लोभ का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि वह संसूचना देने के लिए पर्याप्त हो। प्रस्तावना लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार से हो सकती है। ठीक है। तो 2-3 पॉइंट्स है यहाँ पर कि कोई कार्य या लोप होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए या फिर कोई ऐसा ओमिशन होना चाहिए जिससे पता चल पाए कि प्रस्तावना की जा रही है। ठीक है। और वो इस तरीके का होना चाहिए, वो एक्ट या ओमिशन, जिसे देख के जिससे प्रस्ताव किया जा रहा है उसे पता चल जाए कि प्रस्ताव किया जा रहा है। अब उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए, ठीक है, और उसने ये बोर्ड लगा रखा है कि ये मकान बिका हुआ है। आपको जगह जगह बोर्ड लगे हुए मिल जाते हैं, ये मकान बिका हुआ है या प्लाट बिका हुआ है। ठीक है। ये लगा रखा है कि यह मकान बिका हुआ है। ठीक है। आप उसके यहाँ गए, आपने ऐसे ही हालचाल पूछा, आप पहले से उसको जानते थे। आपने बैठा चाय पिया और आपने कहा क्या मकान बेच रहे हैं? उसने कहा हाँ हाँ, और क्या कीमत रहेगी? उसने कहा ऐसे ऐसे मैं 10 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मकान बेच देना चाहिए। ऐसे बातें हुई और आप चले आए। तो आपने कीमत तो पूछी उससे, ठीक है, बट वो एक प्रस्ताव नहीं हुआ कि आपने ये नहीं कहा कि मैं इसे लेना चाहता हूँ। भले ही आपके मन में ये चीज़ थी कि मैं इस पर विचार करूंगा, मैं ये लेना चाहता हूँ और मैं इससे आप कहना चाहते थे कि ये मकान हमको बेच दो, लेकिन किसी कारणवश या तो आपने कहा नहीं या आपने उसे प्रॉपर प्रपोजल दिया नहीं। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आप मॉल में जाते हैं, मॉल में सामान लगा हुआ है। ठीक है। सामान आपने, मान लीजिए एक नमक का पैकेट है, आपने नमक का पैकेट उठाया और ऐसे देखा और रख दिया। ठीक है। तो उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि आपने पैकेट उठाया और रख दिया। आप आए, नमक का पैकेट उठाया और आपने जहां काउंटर पर बिलिंग हो रही है वहां पर पैकेट रखा और कहा इसे बिलिंग कर दीजिए। तो ये एक प्रस्ताव हो गया। अब जब वो बिलिंग करके आपको वो पैकेट आपसे पैसे लेके दे देंगे तो वो उसका एक्सेप्टेंस हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब छोटे से छोटे एक्ट में आप ये देखिएगा, आप जब छोटी से छोटी चीजों में देखने लगेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो जो आपने, या फिर आपने नमक का पैकेट उठाया और आपने जाके काउंटर पर रख दिया वो, और आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन काउंटर पर रखने का मतलब है कि आप उसकी बिलिंग चाहते हैं। तो ये एक मौन प्रस्ताव भी हो सकता है। अच्छा, लिखित में भी प्रस्ताव हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। मौखिक आपने पूछा कि आपके घर की कीमत क्या है, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए है। आपने कहा मैं इसे खरीदना चाहूंगा, क्या आप मुझे बेचेंगे? उन्होंने कहा हाँ बेचेंगे। तो यहाँ प्रस्ताव और एक्सेप्टेंस दोनों चीजें हो गई। तो प्रस्ताव जो है उसकी संसूचना कोई कार्य करके या कोई लोप करके दी जा सकती है, और ये प्रस्तावक की संसूचना का युक्त युक्त ढंग से देना चाहता है। ये युक्त युक्त ढंग है ना, ये क्लियर होना चाहिए। अगर युक्त युक्त ढंग नहीं है तो वो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगला है प्रस्तावना का प्रति संग्रहण, धारा 6 में। मतलब अगर प्रस्तावना आपने दे दी है लेकिन आप चाहते हैं कि उस प्रस्तावना को वापस करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने प्रस्ताव दे दिया था कि हम 10 लाख रुपए में आपका मकान, आपने पूछा कि आप कितने में बेचना चाहते हैं, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए। ठीक है। और आप वहां से चले आए बिना कुछ कहे, आपने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी। ठीक है। तो प्रस्ताव किधर से आया?
प्रस्ताव उधर से आया कि 10 लाख रुपए अगर आप दे देंगे तो आप एक्सेप्टेंस हो जाएगा, या आप सहमति दे देंगे तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। चूंकि आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी है तो अभी केवल प्रपोजल की स्टेज पे है, लेकिन तब तक उन्हें कोई ऐसा ग्राहक मिल गया जो 20 लाख रुपए उसी मकान को देने को तैयार है, लेकिन जो उन्होंने पहले प्रपोजल आपको दिया था उसका प्रतिसंग्रहण होना जरूरी है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो वो बताया है धारा 6 में। धारा 5 के अनुसार प्रस्तावना को केवल तभी तक वापस लिया जा सकता है। धारा 5 इस बात का जिक्र करती है कि कब तक प्रस्तावना वापस ली जा सकती है, तो कब तक, जब तक स्वीकृतकर्ता ने उस प्रस्तावना की स्वीकृति को पारेषण के अनुक्रम में ना कर दिया हो, या इस प्रकार नहीं डाल दिया कि वह स्वीकृतकर्ता की शक्ति से परे हो गए हो। अब चूंकि उन्होंने आपको प्रस्ताव किया, ठीक है, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, ठीक है, तो अब जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं तो उस बीच का जो पीरियड है उसमें वो कह सकते हैं नहीं नहीं भैया मैंने विचार बदल लिया, अब मैं 10 लाख रुपए में अपना मकान नहीं बेच रहा हूँ। दिस इज रिवोकेशन अंडर सेक्शन 6। ठीक है, बट मान लीजिए कि यही जो चर्चा हो रही थी वो एक पत्र के माध्यम से हो रही थी, तो पत्र के माध्यम से कैसे होगा कि पत्र भेजा गया कि क्या आप अपना मकान बेचना चाहते हैं, ठीक है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण भेजा उन्होंने, उधर से आपने कहा हाँ मैं 10 लाख रुपए में अपना मकान बेचना चाहता हूँ। तो अब वो पत्र पहुंचा, और पहुंचने के बाद जब तक जिसने बी ने जो एक्सेप्ट किया लेटर है वो जब तक उसका रिप्लाई दे, और रिप्लाई दे के अगर उसने पोस्ट में डाल दिया तो उसकी जो शक्ति है उससे परे हो गया लेटर, तो अब आप प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अगर उसने रिप्लाई लिख भी लिया लेकिन वो अगर डाक में नहीं डाला है तो तब तक आप अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। एक चीज और है कि आप जो ये लॉ के टर्म्स होते हैं ये लिखने में तो यूज होते हैं, लेकिन जब समझें तो आप उसको थोड़ा सरल समझ लिया कीजिए ताकि एक्सप्लेन करना पड़े तो आप एक्सप्लेन कर लें। प्रतिसंग्रहण मतलब होता है वापस लेना। ठीक है, तो धारा 6 में प्रस्तावना के प्रतिसंग्रहण की बात करती है कि कौन कौन से ढंग से प्रस्तावना हो सकती है। धारा देखिए, धारा 2A में आपको बताया गया कि प्रस्ताव होता क्या है। धारा 3 में हमने आपको बताया कि प्रस्तावना जो है वो किस किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, धारा 5 में हमको पता चला कि प्रस्तावना कब तक वापस ली सकती है, और धारा 6 में कि प्रस्तावना वापस लेने के तरीके क्या क्या है। तो पहला है सूचना के द्वारा प्रस्तावक अपनी प्रस्तावना को वापस ले सकता है। सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन दे दी, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है इन्फॉर्म कर दिया कि हम अपनी प्रस्तावना वापस ले रहे हैं तो प्रस्तावना वापस हो जाएगी। दूसरा है निर्धारित समय जो प्रस्तावक ने प्रस्तावना में स्वीकृत के लिए विहित किया है उसकी समाप्त व प्रस्तावना संग्रहित हो जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कहा कि आप अपना मकान बेच रहे हैं, तो उसने कहा कितने में बेच रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं 10 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ग्राहक अगले 5 दिन तक मिल गया तो मैं ये मकान बेच रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है, अब वो जो 5 दिन हो गया वो एक क्या हो गया, एक टाइम लिमिट हो गई। ये क्या हो गई, टाइम लिमिट। अगर मान लो 5 दिन में किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, या फिर उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि अगर आपको हमारा मकान लेना है तो कृपया 5 दिन में हमको सूचित कीजिए, तो ये 5 दिन जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही प्रस्तावना स्वतः रिवोक मान ली जाएगी, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। अगर किसी समय का जिक्र नहीं है तो युक्त युक्त समय की समाप्ति पर। अगर कोई समय का जिक्र नहीं है कि प्रस्ताव कब तक है तो युक्त युक्त समय की समाप्ति पर। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने आपको 10 लाख रुपए में अपना मकान बेचने का ऑफर दिया था और आप 4 साल बाद उस पर दावा कर देंगे आपने अपना ऑफर रिवोक नहीं किया है, इसलिए हम ये मकान खरीदना चाहते हैं। तो एक लिमिटेड युक्त युक्त समय हो सकता है। अब वो युक्त युक्त समय क्या होगा, ये मामले की परिस्थितियों को देखकर न्यायालय में डिसाइड हो जाएगा, अगर मामला न्यायालय तक जाता है तो। और अगर न्यायालय तक नहीं जाता है तो युक्त युक्त समय को इस तरीके से मानते हैं कि सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति जो सोच सकता है कि युक्त युक्त समय क्या है, रीजनेबल टाइम क्या है, वो युक्त युक्त समय माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पूर्ववर्ती शर्त अगर प्रस्तावना के साथ है तो उसके अपालन पर प्रस्तावना संग्रहित हो जाएगी। मान लो कोई ऐसी प्री कंडीशन लगी हुई है कि एक प्री कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपको हमारा ये मकान लेना है तो आज ही आपको 1 लाख रुपए बयाना देना पड़ेगा। अब ये पूर्ववर्ती शर्त हो गई इस एक्सेप्टेंस की। ठीक है, या फिर पूर्ववर्ती शर्त और कोई भी हो सकती है। मान लीजिए 4 लोगों से बात हो रही है तो उन्होंने पूर्ववर्ती शर्त रख दी कि जो पहले आ जाएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती शर्त होगी, और वो पूर्ववर्ती शर्त अगर प्रस्तावना के साथ है, अगर उसका अपालन हो गया तो प्रस्तावना क्या हो जाएगी, प्रतिसंग्रहित हो जाएगी। अगर 1 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया, अगर आपने नहीं किया तो प्रस्तावना प्रतिसंग्रहित मान ली जाएगी।
ठीक है। अगला पॉइंट है प्रस्तावक की मृत्यु और पागलपन हो जाने पर प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। अगर जो जिसने आपको प्रपोजल दिया है उसने उसका प्रपोजल आपने एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट होने से पहले आपको उसकी मृत्यु की खबर या पागलपन की खबर मिल जाती है तो वो प्रपोजल जो है वो स्वतः रिवोक हो जाएगा, सेल्फ में उसका रिवोकेशन हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रति प्रस्ताव को दिए जाने वाले मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि आपने कहा कि आप अपना मकान बेच रहे हो, उन्होंने आपको प्रस्ताव दिया कि हाँ मैं 10 लाख रुपए में मकान बेच रहा हूँ और आपने कहा कि इसको आप 9 लाख रुपए में बेच दीजिए, तो ये जो प्रति प्रस्ताव आपने दे दिया, अभी आपको प्रति प्रस्ताव आगे चल के और पढ़ाएंगे कि प्रति प्रस्ताव हो क्या, ये आपने जो प्रति प्रस्ताव दिया है इससे आप जो उनका 10 लाख का प्रस्ताव था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, मूल प्रस्ताव जो था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है। अब प्रस्तावना का प्रतिग्रहण धारा 2B में बताया गया है कि प्रस्तावना का प्रतिग्रहण होता कैसे है। जिस व्यक्ति को प्रस्तावना की जाती है वह प्रस्तावक के लिए अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तो कहा जाता है कि प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया जाएगा। अब आपने अगर प्रस्ताव की परिभाषा देखी थी ढंग से तो आपको याद होगा कि वहाँ अनुमति संज्ञापित करवाने का ही आशय होता है, और अगर अनुमति संज्ञापित हो गई है तो फिर प्रस्तावना का प्रतिग्रहण मान लिया जाता है। ठीक है। तो धारा 2B में प्रस्तावना का प्रतिग्रहण बताया किस तरीके से होगा कि जिस व्यक्ति को प्रस्तावना की जाती है और प्रस्तावक के लिए अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है तो कहा जाएगा कि प्रस्तावना को प्रतिग्रहित कर लिया। एक्सेप्टेंस हम एक अलग पूरा वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे ये शॉर्ट में इसका इंट्रो देना जरूरी था। ठीक है। अब डाक या फोन पर दी गई प्रस्तावना क्या होती है। धारा 4 कहती है कि प्रस्तावना तब पूर्ण होगी जब यह उस व्यक्ति के संज्ञान में आ जाए जिसके समक्ष की जा रही है। ठीक है। अगर प्रस्तावना जो आपने की है वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचेगी ही नहीं तो फिर वो प्रस्तावना पूर्ण नहीं मानी जाती। मान लीजिए आपने लेटर भेजा लेकिन वो डाक में कहीं खो गया, वहां तक पहुंचा नहीं, या आपने फोन पर प्रस्ताव दिया वहां तक नहीं पहुंचा, या इसका एक एग्जाम्पल ये भी दिया जाता है कि नदी के आर पार दो लोग खड़े हैं, एक तरफ से उसने बोला लेकिन दूसरा सुन नहीं पाया तो उसे प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। ठीक है। अब धारा 4 का दृष्टांत खा कहता है, खा ने का प्रस्ताव एक पत्र डाक भेजकर स्वीकार करता है। खा के विरुद्ध संसूचना पूर्ण हो गई जब पत्र डाक में डाला गया, और खा के विरुद्ध पूर्ण ज्ञान होगी जब का के ज्ञान में आ जाएगी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम आगे एक वीडियो में जब एक्सेप्टेंस देखेंगे तब वहां पर समझेंगे। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे का और खा के बीच मामला चल रहा है, का और खा के बीच। ठीक है। का ने खा को प्रस्ताव दिया, ठीक है, पत्र के माध्यम से। ठीक। और ये का के विरुद्ध कब पूरा पूरा होगा, जैसे ही खा की जानकारी में आ जाएगा, खा को पत्र मिला और उसने पत्र खोला तो ये प्रस्ताव का के विरुद्ध पूर्ण हो गया। ठीक है। अब खा ने जैसे ही ये लेटर का रिप्लाई दिया, मान लो वो एक्सेप्टेंस भेज रहा है, तो जैसे ही खा ने पोस्ट में डाला, जैसे ही पोस्ट में डाला वैसे ही का के विरुद्ध ये एक्सेप्टेंस अप्लाई हो जाएगी, फिर इसको ये रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा उसके बाद ये खा के विरुद्ध भी अप्लाई हो जाएगी, फिर खा भी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। और अच्छे से किसी वीडियो में आगे जहाँ एक्सेप्टेंस हम लोग पढ़ेंगे वहां पर इस चीज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। आइए अगला केस देख लेते हैं। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। टेलीफोन द्वारा प्रस्तावना में सामान्य नियम लागू होता है। इसमें प्रस्तावना तब पूर्ण होगी जिससे की गई उसके संज्ञान में आ जाए। ठीक है। जिससे प्रस्तावना की गई, जैसे ए ने बी से बात की टेलीफोन पर, ए ने बी से टेलीफोन पर कोई प्रस्ताव दिया, तो जो बी है, बी को जब वो चीज सुनाई पड़ जाए साफ साफ तो ये प्रस्तावना पूर्ण हो गई, और बी ने जब ए से जो कहा वो साफ साफ सुनाई पड़ जाए तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और एक्सेप्टेंस कहाँ पे मानी जाएगी, जहां पर स्वीकृति सुनी गई है। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस, ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये चीज पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस वहां पे मानी जाएगी जहां पर स्वीकृति सुनी गई है। ठीक है। अब ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें कई चीज़ें समझाने को थी, तो जो चीज़ें समझाई हमने उसको एक बार समराइज कर लेते हैं पिछले वीडियो और इस वीडियो का। ठीक है। प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में प्रस्तावना की परिभाषा दी गई कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या कार्य से प्रवृत्त रहने की इच्छा दूसरे व्यक्ति से इस आशय से संज्ञापित करता है कि वह अपनी अनुमति संज्ञापित कर दे तो कहा जाता है कि प्रस्तावना कर रहा है। तो ये आपको पिछले वीडियो में लेक्चर में हमने समझाया था पूरा, यहाँ रिवीजन कर लीजिए। प्रस्तावना करने वाला क्या कहलाता है, प्रस्तावक कहलाता है। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि ए बी से कहता है कि अपना 161 नंबर
मकान 20 लाख रुपए में बेच दो, तो बी ए की प्रस्तावना करता है। ठीक है, ए को प्रस्तावना करता है। आवश्यक तत्व क्या है? व्यक्ति अनुमति प्राप्त करने का आशय, निश्चितता, युक्त ढंग से सूचना और विधिक संबंध बनाने का आशय। ये जो ये वाला पॉइंट है, ये कितने केसेस में आया था, ये केसेस इंपॉर्टेंट जो केस है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपको प्री में भी पूछा जा सकता है कि ये केस किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा। प्रस्तावना के प्रकार कैसे होते हैं? विशिष्ट प्रस्तावना, विवक्षित प्रस्तावना, प्रति प्रस्तावना, अव्यक्त प्रस्तावना, सामान्य प्रस्तावना। एक वीडियो में हम प्रस्तावना के प्रकार भी डिस्कस करेंगे और चलत प्रस्तावना भी होती है। ठीक है, प्रस्तावना के लिए निमंत्रण क्या है, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी आपको ये बता दे रहे हैं शॉर्ट में कि प्रस्तावना टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रस्तावना की संसूचना, धारा 3-4 अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। धारा 3 में बताया गया कि कोई कार्य करके या लोप करके, और ऐसा कार्य या लोप युक्त ढंग से होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। देखिए, 2 तरीके हैं लिखने के। पैराग्राफ वाइज आप वैसे लिख सकते हो, और अगर पॉइंट वाइज लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रस्तावना की संसूचना कब पूर्ण होगी? जब उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे की जा रही हो। ये किसमें बताया गया? धारा 4 में बताया गया, लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का इसमें केस इंपॉर्टेंट केस है। प्रतिसंग्रहण के बारे में धारा 5 व 6 में बताया गया। धारा 5 में बताया गया कि कब तक प्रस्तावना जो है वो वापस की जा सकती है, तो जब तक स्वीकृतकर्ता ने पारेषण के अनुक्रम में स्वीकृति न डाल दी हो तब तक प्रस्तावना वापस की जा सकती है। हैनथॉर्न बनाम फ्रेजर का इंपॉर्टेंट केस है। प्रस्तावना के प्रतिसंग्रहण का ढंग बताया गया है। अभी हम लोगों ने एक एक पॉइंट विस्तार से डिस्कस किए। ये सभी पॉइंट है, इनको आप याद कर लेंगे कि प्रस्तावना के प्रतिसंग्रहण का क्या क्या ढंग होता है। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक भी रिवाइज करा दिया आपको हमने, और प्रपोजल में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी बता दिया। अब आपका प्रपोजल का केवल एक वीडियो बचा है, टाइप्स ऑफ प्रपोजल, वो हम एक वीडियो में और बता देंगे आपको, तो प्रपोजल का टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।